विनम्रता से कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री से भी ज्यादा वोटों से जीता कि आपकी जितनी बड़ी जीत हुई उतनी बड़ी मेरी जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी में कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए मैं और काम करता हूँ। मैंने एसपी को बोला आप निकलने नहीं दोगे और मैं अपने लोगों को भूख को मरने नहीं दूंगा। अन्य आप बैंक खोला, शर्त ये था कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। हमने पैकेट बनवाए, सैनिटाइजर और मास्क से लेके चावल, दाल, आटा, घी, तेल, नमक, मसाला सब कॉल सेंटर की तरह स्थापित किया। पुलिस के अधिकारियों को इन्वॉल्व किया। जहाँ से फोन आएगा आप वहाँ सामान पुलिस लेकर पहुंचाएगी, वहाँ मेरे कार्यकर्ता जाकर वेरीफाई करेंगे। कोरोना काल में जो लोग अनाथ हो गए, बच्चों को गोद ले लिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। दुनिया से बड़ा कोई समाजवादी नहीं होता। मेरा कोई गॉडफादर नहीं, कोई खानदान में फैमिली सपोर्ट नहीं, कोई दाग मेरे ऊपर नहीं रहा। आज की राजनीति में एक आदमी जिसके ऊपर कोई दाग न हो, कोई आपराधिक मुकदमे न हो, कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा, जो हिंदुस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वोट में भी हराया और कोर्ट में भी हराया। आपके पास सरकार को कस्टोडियन बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो आप कौन होते हैं उसको पैसे को रखने वाले? पूरा प्रदेश का पूरा देश पीड़ित है। जो सरकार की घर घर जरूरी योजना वाली नीति है, 3 कंपनियों में एक कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश ने गांधी राम को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम है आसुमन कैफ और आप लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट में ऐसे विशिष्ट लोगों से बातचीत करते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझते हैं, जो जिनकी आइडेंटिटी देश में काफ़ी सकारात्मक हो और समाज जो है उन्हें एक आदर्श के तौर पर देखता हो और उनसे कुछ अच्छा सीखने चाहता हो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बहुत बड़े नाम हैं। वो घोसी से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और समाजवादी पार्टी के एक और महत्वपूर्ण पद राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी सुशोभित करते हैं। राजीव राय साहब जो हैं वो पॉलिटिकली तो काफ़ी अच्छी आइडेंटिटी रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनके साथ है वो ये है कि आजकल की पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में जहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, 15 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, वहाँ ऐसे नेता कम हैं जो सोनभद्र से सहारनपुर तक और बलिया से बिजनौर तक जाने जाएँ। इत्तेफाक से राजीव राय साहब ऐसे ही नेता हैं जो इस समय समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक पहचाने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। शुक्रिया सर, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है। आपका हाथ कैसा है? इसमें थोड़ा सा कार्पल बोन डिस्लोकेट हो गई थी, लिगामेंट टेयर है। हाँ। अब एकदम से रेस्ट करने की बात की थी, लेकिन अब जानते हैं राजनीति में जब क्षेत्र में आप रहो तो मूवमेंट होता रहता है, थोड़ा सा दर्द है लेकिन बेहतर है। बहुत व्यस्तता है आपकी, हम देख रहे हैं कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल दिल्ली में खासकर ज़्यादा मिल रहा है। मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ अपने क्षेत्र में रहना, अपने लोगों के बीच में रहना। देखो अभी 12 दिन रह कर आया, ये चुनाव नहीं होता तो अभी 2-4 दिन और रहता, फिर 16 को जा रहा हूँ। मुझे ये लगता है मेरे नेता का अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो उनको सड़क से लेकर सदन तक डिलीवर करूँ। गुड। और मैं उस जिम्मेदारी को भी एहसास करते रहना चाहता हूँ जहाँ घोसी के लोगों ने मेरे ऊपर दी है। 1952 से लेके आज तक इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई थी। 1,62,000 से थोड़ा 1,63,000 1,62,940 पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत। विनम्रता से कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा वोटों से जीता। हमारे यहाँ 2 विधानसभा है, एक बलिया के रसड़ा, एक मऊ का मधुबन, जहाँ हम लोग कभी जीते नहीं थे। मैं वहाँ भी जीता। रसड़ा विधानसभा में हमारा मूल मतदाता जिसको कहते हैं वो बहुत कम है, 25-30। और अगर मैं सही हूँ तो लसड़ा वही विधानसभा है जहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा का इकलौता विधायक है। इकलौता विधायक है, वही विधानसभा है जहाँ सुभाषपा का राजभर की पार्टी का मुख्यालय है। ओके। हाँ, वहाँ वहीं से वो शुरू करते हैं, सब कुछ उनका वही है। जहाँ एक भी मेरी बिरादरी के लोग नहीं है, एक भी नहीं। जो जात की राजनीति आजकल हो रही है, उस जात की राजनीति में रसड़ा में एक भी भूमिहार नहीं है। मूल मतदाता जिससे आप लोग कहते हैं, हमारे तो सारे मालिक हैं, यादव मुसलमान भी 25,000 के आसपास है। मैं उस विधानसभा को भी जीता हूँ। तो जहाँ के मालिकों ने जाति गणित, राजनीतिक गणित और ताकत सबको ध्वस्त कर दिया। वो इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जो 5 लोकसभा का प्रचार एक जगह करते हैं, उन्हें वो घोसी में गए प्रचार करने। आखिरी फेज में था, 40 मंत्रियों के एक ब्लॉक का इंचार्ज बनाया, एक छोटे छोटे ग्रुप बांट कर गाँव के इंचार्ज बनाया गया था।
माननीय उप मुख्यमंत्री जी 2 बार गए, रक्षा मंत्री जी गए, और तो और एक महामहिम गवर्नर साहब चूँकि मेरे समाज सुजाती हैं, एलजी। उनको भी ले जाएगा। हालांकि संवैधानिक पद पर नहीं जाना चाहिए और उनका व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सम्मान करता हूँ। उनकी भी मजबूरी रही होगी उस पार्टी में आज की किसकी हिम्मत है कि मना कर दे। वो चाय पीने के बहाने 10 जगह पर गए। हमारी पार्टी के तथाकथित बड़े नेता जिनको हमारी बिरादरी का कहा जाता है, उनको भाजपा तोड़कर हमारे यहाँ तेरही करने के लिए भेज दी। सबको वहाँ के लोगों ने मुँह तोड़ जवाब दिया। तो वो जिम्मेदारी हर पल में जीना चाहता हूँ। मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि आपकी जितनी बड़ी जीत थी उतनी बड़ी मेरी जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी में कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए मैं और काम करता हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारे दिल्ली के अलावा भी अन्य प्रदेशों के भी काम सौंप रखे हैं। साइलेंटली मैं करता रहता हूँ, उनको रिपोर्ट करता रहता हूँ। नहीं, 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव था उसमें आपको हालांकि ये तो सही है कि इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, सभी को अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन घोसी की लोकसभा सीट को और खासकर आपको तो बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन आपने तो ऐसा है प्रत्याशित जवाब दिया कि चौंका दिया। देखिए, वहाँ 10 सालों से 12 सालों से मैं कहूँ, वहाँ के सांसद और विधायक, पिछले सांसद भी जेल में रहे, विधायक जी का भी जानते हैं। उसके पहले आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, मैं पूछूं कि 4-5 सांसदों का नाम बता दो कल्पनाथ राय के बाद, आपको एक भी याद नहीं होगा। घोसी का पहला सांसद पंडित अलगू राय शास्त्री से लेकर कल्पनाथ राय तक जो भी होता था राष्ट्रीय नेता होता था। उसके बाद के लोग नाम भूल गए। जब मैं यहाँ जीत कर आया तो मीडिया में रहने की वजह से सारे लोग ये तो जानते थे राजीव राय, मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये बताना पड़ा कि मैं घोसी का हूँ और घोसी कहाँ है। वहाँ दुख हो, सुख हो, बाढ़ हो, जब कोरोना काल में लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, मैं मलेशिया में चाइनीज़ कंपनी के चुंगल में फंसे 14 नौजवानों को, जिनको जो राजभर समाज के थे, और सबसे पहले अपने राजभर मंत्री को फ़ोन किए, दोनों राजभर मंत्री को फ़ोन किए, देश भर के लोगों को फ़ोन किए, किसी ने नहीं बचाया, किसी ने उनकी नहीं सुनी। उनको मैं जब मेरे से संपर्क किए, लंबी कहानी हो जाती है, कट साट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अच्छा इनकी बात सुन लेता हूँ। विदेश मंत्रालय में, क्योंकि सुषमा स्वराज जी का शानदार कार्यकाल रहा, चाहे किसी भी पार्टी की हो। वित्त मंत्री को लिखने लगा, किसी ने जवाब तक नहीं दिया। उनको मैं वहाँ से अपने माध्यम से उठवा कर भगवा कर कोलालमपुर लाकर, ये सरकार बड़े दावे कर रही थी कि बाहर से विदेश से ले आ रहे हैं वंदे भारत मिशन के तहत, मलेशिया से आने तक का टिकट का दुगुना पैसा ये सब वसूले, उनको लेकर आया। कोरोना काल में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, एक दूसरे फेज में तो मुझे भी हो गया था, मैंने अपने यहाँ के सारी दवाई की दुकानों को कह दिया था, जो भी गरीब आए और आपको लगे कि वो गरीब है, वो बहुत जीवन रक्षक दवाएं दवा दो, आप मेरे बिल भेजो, पेटीएम गूगल नंबर भेजो, मैं पेमेंट करूँगा। पहला यूनिक कार्यक्रम शुरू किया। लॉकडाउन हो गया था, मैंने एसपी को बोला आप निकलने नहीं दोगे और मैं अपने लोगों को भूखों मरने नहीं दूंगा। तो हमने एक रास्ता तय किया कि पुलिस के सहयोग से पुलिस लाइन में अन्नपूर्णा बैंक खोला और शर्त ये था कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। हमने पैकेट बनवाए, उसमें सैनिटाइज़र और मास्क से लेके चावल, दाल, आटा, घी, तेल, नमक, मसाला सब कॉल सेंटर की तरह स्थापित किया। पुलिस के अधिकारियों को इन्वॉल्व किया। एक ही था कि हमारा कार्यकर्ता नहीं आएगा, लेकिन जहाँ से फ़ोन आएगा आप वहाँ सामान पुलिस लेकर पहुँचाएगी, वहाँ मेरे कार्यकर्ता ले जाकर उस गरीब के कर देगा। ये लोगों को बहुत पसंद आया। कोरोना काल में जो लोग अनाथ हो गए, उन बच्चों को लेकर गोद ले लिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। अब कितनी फहरिस्त लंबी है। आज भी अगर आप मेरे मऊ कार्यालय के बाहर जाएँ, भेज देंगे किसी को या कोई आपका हो, तो देखेंगे सुबह बीमारों की लाइन लगी रहती है, गरीबों की लाइन लगी रहती है, किसी को दवा चाहिए, किसी को इलाज कराना है, किसी को भर्ती कराना है, किसी शादी करानी है। 10 साल तक किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री से ज़्यादा भीड़ वहाँ रहता था और आज भी है। तो लोगों को लगा कि एक आदमी जो हर सुख दुख में हमारे साथ है, और एक बड़े बोले आ गए ताकत के बल पर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, फलाने मंत्री, दूसरे से लेकर ऊपर से तीनों बाप बेटा रोज मुझे कर आ रहे हैं। तो जनता ने सबका मुंह बंद कर दिया। नहीं, वो तो कह रहे थे अभी कि वो सीएम बनते बनते रह गए, उनको तो एक बहुत बड़े नेता ने जो है वो ऑफर किया था सीएम की कुर्सी, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगली बार विधायक भी नहीं बनेंगे, देख लीजिए।
नील बटा सन्नाटा रहेगा। मैं इंश्योर करूँगा नहीं बनेंगे विधायक। लेकिन ये विधायक वाली बात आपने अच्छी याद दिलाई। आपके जनता जो है वो ज़्यादा डिजर्व करती थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे चूंकि आप भी क्रिकेट खेले हैं, तो जैसे कोई रणजी टीम में नहीं आता है लेकिन नेशनल टीम में आ जाता है, तो आप जनता चाहती थी कि आप विधायक बने, लेकिन आप जो है वो तो चुनाव कंटेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन लोकसभा में आ गए और एकदम। नहीं, मुझे हमेशा शुरू से, देखिए 2012 में मुझे नेताजी पूछे थे, उसने मना हाँ। कर दिया। मुझे शुरू से, चूंकि मेरा राजनीति का कगारा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 3 महान विभूतियों क्रमशः, अगर उनकी सीनियरिटी में, व्यक्तित्व तो नहीं सीनियरिटी में, तो क्रमशः स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, ठीक है, छोटे लीडर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी और श्रद्धेय नेताजी, तीनों से आपको मैं न शब्दों में बयां कर पाऊंगा न समझ पाए आप। मैं, मुझे नहीं पता, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। अकल्पनीय स्नेह बेटे की तरह उनके चरणों में रखकर मैंने राजनीति का ककारा सीखा है। और जब भी यहाँ मैं आता था तो गुरुजी जनेश्वर मिश्रा जी के यहाँ बैठता था, चाहे चंद्रशेखर जी के यहाँ बैठता था, दिन भर खाली उनकी बातों को सुनता रहता था। वो चलते फिरते लोग विश्वविद्यालय थे, तो मेरे जहन में हमेशा से केंद्रीय राजनीति लगा रहा। गति तो आपकी भी वही है। अब देखिए, बलिया और घोसी की जिक्र आपने किया, तो बलिया की जब हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर जी की बात एकदम अचानक से आ जाती है। बलिया की आइडेंटिटी जो है वो चंद्रशेखर जी है जी। और दूसरी बात आपने कल्पना राय जी की, घोसी जी की, तो एक बसपा के सांसद रहे, कोई उनको जानता भी नहीं था कि वो बीच में भी उनका सब खत्म हो गया। तो जितने बड़े लोग हैं, तो दुर्भाग्य से 5 साल जेल में ही रह गए। अतुल राय वो रेप केस में फंस गए थे। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल्पनाथ राय बहुत बड़ा नाम भारत की राजनीति का, चंद्रशेखर जी बहुत बड़ा नाम राजनीति का, जनेश्वर मिश्रा जी का नाम आपने ले ही दिया। उनको तो आप जान लीजिए, सऊदी पार्टी के संस्थापक, कितना नेताजी उनका सम्मान करते थे, देश जानता है। अभी आपने अपनी बातचीत में बताया कि आपने तीनों से सीखा, तो आपके पास तो एक बढ़िया आइडियल सेट है। निश्चित रूप से मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और देखिए, ऊपर वाले का, मेरे जन्मभूमि बलिया, जहाँ स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, कर्मभूमि कल्पनाथ राय, तो मुझे वहाँ की कड़कड़ से, मिट्टी मिट्टी से प्रेरणा मिलती है। तो ये अखिलेश जी ने आपको कहा था कि आप चुनाव लड़ें, या आपने कहा था मुझे लड़ा दीजिए? नहीं, मैं 14 में भी चुनाव लड़ा था। हाँ, 14 में भी चुनाव लड़ा था। उसमें परिस्थितियाँ कैसी थी, और फिर मुख्तार अंसारी चुनाव मेरे खिलाफ लड़ गए, मैं चुनाव हार गया। 19 में वो सीट बसपा के खाते में चली गई, तो मैं नहीं लड़ा, और उसी तरह मैं मजबूती से करता रहा। जब 24 आया तो स्वाभाविक था कि मैं वहाँ कैंडिडेट था। मेरे अलावा कोई नाम भी पार्टी के पास नहीं थे। अंसारी परिवार से कैसे रिश्ते हैं आपके? ऐसे ही जैसे सामान्य होते हैं। सामान्य। चुनाव में मदद की उन्होंने? नहीं, मेरी जनता मदद कर रही थी ना, जनता एक तरफा थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बड़ा आनंद आया, सीरियसली मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं आपका पॉडकास्ट करना था तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ने लगा, तो मैंने देखा कि आपने सदन में 87 सवाल पूछे जी, और ये संख्या सबसे ज़्यादा तो है ही जी, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि आपने बनारस घराने पे सवाल पूछा, कल्चर पर, आपने शास्त्रीय संगीत कथक पर सवाल पूछा जी, और आपने एजुकेशन पर सवाल पूछा, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर पर सवाल पूछा, आपने सहारा पर सवाल पूछा। तो मैंने जो आपके सवाल पढ़े मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा वेरिएशन है। और मुझे लगा कोई सांसद इतना जागरूक नहीं है, इतना वेरिएशन जिसके पास इतना हो। जी, जी, जी। देखिए, जब हम लोगों से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो किसी खास तबके से या खास हुनर वाले से या खास बिरादरी से नहीं सबको देता है। तो उस इलाके में जितने लोग हैं सबकी मैं चिंता करता हूँ, और जितनी हमारी कलाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, जितने उद्योग धंधे हैं जो खत्म हो रहे हैं, जितने भविष्य में योगदान कर सकने वाले लोग हैं जो मारे मारे फिर रहे हैं, सबकी मेरी जिम्मेदारी होती है। मेरा 100% अटेंडेंस भी है जी, सबसे ज़्यादा सवाल भी है। अटेंडेंस भी देखी आपकी मैंने? 100% है। उसमें आज ही बल्कि करेक्ट कराया, एक दिन का गलत एंट्री कर दिया था। PSR एक प्राइवेट संस्था है, मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर भाषण दिया हूँ और उसी दिन उसने एब्सेंट दिखा दिया था। आज हमने डाटा उसको करेक्ट कर दिया उसने। तो 100% अटेंडेंस है, सबसे ज़्यादा सवाल है, और सबसे ज़्यादा बार डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया। डिबेट भी मैंने देख लिया आपकी। बनारस में बनारस घराने को लेकर के आपने एक सवाल किया, तो हम चाहेंगे कि चूँकि हमारे लोग भी ये जानने में रुचि संभवतः रखेंगे कि क्यों किया आपने वो सवाल, और उसके पीछे जो है वो क्या आपका मोटिव था? नहीं, मुझे लग रहा है कि सरकार जितनी है, सरकार आत्ममुग्ध हैं,
अपनी ही पीठ थपथपाती रहती है। जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे जड़ों में बसा हुआ है, जो हमारे जीने का सलीका और तरीका था, जिसने गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत किया इस देश में, उसको इग्नोर किया जा रहा है। और मैं जिम्मेदारी समझा कि मैं उस हर कला के हर तबके को छूऊं और सरकार से सवाल करूं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सीधी सी बात है। और एक आपका सवाल ऐसा था जिसने देश में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा दिया। सहारा के पैसा का डूबने वाला मामला सेटल्ड हुआ, उसके बाद आपके सवाल पूछने के बाद जो है वो जवाब आया और उसमें कहा गया, आपने तमाम बातें क्या जवाब अभी भी सेटल नहीं हुआ, अभी बता। अभी कई सवाल ऐसे जहाँ सरकार को घेरा हूँ और सरकार के पास जवाब नहीं। एक दो सवालों में तो प्रिविलेज मोशन भी दूंगा। सवाल का गलत जवाब दिया गया जिसका तथ्य लेकर क्या जवाब आया है? वो सहारा वालों में कहा गया, दो सवाल का उदाहरण दूंगा आपको। सहारा वालों में कहा गया कि अभी 10-10 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं, खाते वेरीफाई कराना पड़ते ही करता है। तो मैंने पूछा कि अगर 10,000 के लिए खाता वेरीफाई है तो 1 लाख के लिए अनवेरीफाइड कैसे हो जाएगा? गुड। कोई लॉजिक बनता है? और अगर आपके पास सरकार को कस्टोडियन बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो आप कौन होते हैं उसको पैसे को रखने वाले? तो हुआ कि सबको 50-50 फिर ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन अभी फिर शिकायत लेकर आया हूँ सबूतों के साथ कि पैसे तो मिलने शुरू हो गए, लेकिन जिस गति से मिलनी चाहिए अभी भी तमाम लोग धक्के खा रहे हैं। इसमें घेरूंगा। दूसरा, आपको पूरा प्रदेश क्या पूरा देश पीड़ित है जो सरकार की घर घर जल योजना वाली नीति है। आप अपने भी गांव में जाएंगे, जो रास्ते बने हुए थे उसको भी उन्होंने उखाड़ दिया। कंपनियां सब बाहर की। अब हमारे यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, 3 कंपनियां हैं काम कर रही हैं। एक गुजरात की है, एक राजस्थान की है और एक हैदराबाद की है। गुजरात की जो कंपनी है सबसे पहले काम उसको मिला, 2021 में मिला। सबसे पीछे काम वो कर रही है। दिशा के बैठक में मैं 3 बार उठाया, अधिकारियों की क्लास लिया और फिर मैंने लिखवा कर दिया कि ये कौन कौन कंपनी काम कर रही है। उसको गुजरात वाले अधिकारी को बुलाया, नहीं आए। इनको कहाँ से संरक्षण मिलता है आप सोचिए। फिर मैंने जब जांच करवाया तो पता चला, मैंने बोला अगर काम डिले नहीं करते तो पेनाल्टी लगना चाहिए। 3 कंपनियों में एक कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगा है। एक कंपनी को बोलते हैं थोड़ा आगे पीछे चल रही है। सबसे खराब काम और सबसे पहला जिसको मिला है वो गुजरात की कंपनी को मिला है। उसके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो गुजरात की है। मैंने लिखित रूप से ले लिया। मैंने सवाल पार्लियामेंट में किया। 3 लोगों को तो पता नहीं कि सवाल करने वाले का नाम राजीव राय है तो क्या है। उन्होंने लिपापोती की काम चल रहा है और एक कंपनी का थोड़ा सा है, उसके ऊपर 5% लगा है और बाकी कंपनी ठीक कर रही है। मैं भी सबूत लेकर आया हूँ। मंत्री जी से पूछूंगा कि आप भी गुजरात के हो, कंपनी भी गुजरात की है, लेकिन पैसा उत्तर प्रदेश का है, लोग परेशान उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं। इस तरह ठगने का काम और झूठ बोलने का काम सदन में मत करो। ये सबूत है कि जो गुजरात की कंपनी है वही सबसे पीछे चल रही है और आप उसके ऊपर फाइन तक नहीं लगने दे रहे हैं। क्या जवाब होगा जब रिटर्न है तो? पार्लियामेंट में इस तरह मिसलीडिंग जवाब अगर सरकार देने लगे तो समझो कि लोकतंत्र का भ्रूणावस्था में ही हत्या हो रहा है। अभी वो स्थिति नहीं है ना कि अंगूठा छाप व्यक्ति सांसद बन रहा है। आप तो शायद पीएचडी है ना? मेरे पास 2 PhD के दो पीएचडी है। कहाँ से हैं, किस विषय में? दोनों। मैं तो मेरी पढ़ाई तो फिजिकल मेडिसिन में हुई। दोनों ऑनरेरी PhD, एक मेवाती यूनिवर्सिटी से, एक बांसुरी यूनिवर्सिटी से। दोनों ने मेरे उपलब्धियों को देखकर, मेरे काम को देखकर अलग अलग विषय में दिया है। और आप, अगर मैं सही हूँ तो आप एजुकेशन टाइकून हैं। आपके टाइकून नहीं सर, मैं बेंगलोर में भी आपके कॉलेज है। टाइकून सही शब्द नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ। मैं वहाँ पढ़ने गया, वहाँ पढ़ाने लगा। यंगेस्ट ट्यूटर, यंगेस्ट लेक्चरर, यंगेस्ट HOD, यंगेस्ट प्रिंसिपल, यंगेस्ट चेयरमैन। मेरे वहाँ शिक्षण संस्थान हैं। और हाँ, बेंगलोर में सब। दुबई में भी? नहीं, दुबई में, बेंगलोर में है सब। और आपको जानकर खुशी होगी, आज तक 1 रुपया किसी से डोनेशन नहीं लिया गया। और सैकड़ों बच्चों को जो गरीब होते हैं, अनाथ होते हैं, लेकिन मेरिटोरियस होते हैं, जिनके घर में कोई नहीं रहता, घर में काम करने वाले की, कुली की, सड़क साफ करने वालों की, मोची की, जिनके बच्चे तो पढ़ने वाले होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, लेकिन सोच नहीं सकते, उनको मैं अंडरटेकिंग लेता हूँ कि तुम्हारा सारा परेशानी मेरा है। तेल साबुन ब्रश का भी परेशानी मेरा है, पर मिनिमम 80% मार्क्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे और उनको हॉस्टल में रहकर खिलाना पिलाना सब फ्री करता हूँ। सांसद जी, इस बात को थोड़ा हम बड़ा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
कोई देखेगा, समझेगा, कोई परिवार, गरीब परिवार कोई सुन लेगा, उसका भला हो जाएगा। किन बच्चों को आप लेते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है? जो इसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कहीं बेंगलोर जैसे शहर में जाकर पढ़ सकता है। ठीक है। अब वो तबका, लेकिन घरों में काम करने वाले मजदूर, साफ करने वाले होते हैं, मोस्टली विधवा के बच्चे होते हैं, ठीक है। अत्यंत निर्धन, और मुझे पता चल जाता है तो हम उनसे एप्लीकेशन लेते हैं। कॉलेज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई नहीं, एक रिटायर्ड लोगों का कमेटी है, उनको बोलता हूँ आप सेलेक्ट करके भेजो। 10वीं और 12वीं के बाद? 10वीं 12वीं डिग्री, MBA, नर्सिंग, जो कोर्स हमारे यहाँ है, सारे कोर्सेज में जो जिस लायक हो उसको मैं फ्री पढ़ाता हूँ। आपके जो कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के और मेडिकल के जो हैं? मेरे पास इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेरे पास रेगुलर कॉलेजेस हैं। नर्सिंग के बहुत सारे कॉलेज हैं, फार्मेसी है, MBA है, BBA है, इवनिंग कॉलेज है, स्कूल है, +2 है, डिग्री है, ये सब कॉलेज। कितने कॉलेज होंगे? 15-16 है। 15-16 है, अच्छी संख्या है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनमें किसी में भी डोनेशन नहीं है, कोई डोनेशन नहीं? किसी भी कोर्स में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई डोनेशन नहीं। तो ये अगर चूँकि देश, अब सांसद तो देश का होता है ना जी, तो इसकी क्या हम लोग ये आशा कर सकते हैं नहीं, कि आपके भी जहन में कोई आए कि बहुत गरीब हाँ। बच्चा है, लेकिन वो गरीब बच्चा हो, ये नहीं कि किसी की मदद करना चाहता हूँ, नेतागिरी करना चाहता हूँ, अरे यार हमारे इलाके का, वो नहीं, हम उसको वेरीफाई करेंगे। गरीब है और वो पढ़ने में तेज है, सिर्फ गरीब होना ही काफ़ी नहीं है। गरीब हो, उसको एडमिशन दे दूँ, उसका इंटरेस्ट ना हो, पढ़े ना, तो फिर वो सीटें किसी और मेरिटोरियस बच्चे की होती है खराब, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड होती है, सीटें तो सरकार तय करती है, हम एक भी सीट ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर 60 का इंटेक है तो 60 ही इंटेक होगा, हमें उसी में एकोमोडेट करना है। नहीं, ये तो ठीक है, क्योंकि आप का मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी भावुक व्यक्ति हैं। देखिए, मैंने और मदद आप करते रहते हैं लोगों मैं की। गरीबी देखी है। हाँ। मैं पढ़ने गया था तो मेरे माँ बाप को नहीं पता था कर्नाटक में बेंगलोर है कि बेंगलोर में कर्नाटक है। तो और मैं अपने हॉस्टल में अकेला छात्र था, जिसका लोकल गार्जियन का कॉलम, जब हॉस्टल में होते हैं तो एक लोकल गार्जियन का कॉलम भरवाया जाता है। हाँ। लोकल गार्जियन का कॉलम खाली रह गया कि कोई था ही नहीं। आज हजारों लड़कों का मैं लोकल गार्जियन हूँ, गरीब से लेकर आई सब तक। लिखा जाता है आपका नाम, आप लोकल गार्जियन? हाँ, लोकल गार्जियन लिखा जाता है। जो बच्चे एडमिशन लेते आप हैं मेरे लोकल- कॉलेज में, अन्य कॉलेजों में भी जो यूपी बिहार के लोग जाते हैं जी। उनको लगता है कि चलो कोई तो एक अपना है जो हमारे बच्चे का कुछ भी हो जाए, हाँ। तो एक संरक्षण देने के लिए वहाँ है, तो हमारी टीम लगी रहती है वहाँ, कहीं से कुछ आ जाएगा, कोई भी यूपी बिहार का तमाम लोग जाते हैं, सबकी मदद होती आपने है। अपनी बातचीत में कहा कि मैंने गरीबी देखी है, तो आपके माता पिता के बारे में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, कुछ भी, जिंदगी मेरी खुली किताब हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए जिंदगी क्या खुली। करते थे आपके माता मेरे पिताजी किसान थे। देखिए, मेरे पिताजी 3 साल के थे, मेरे चाचा भी पेट में थे, तभी मेरे बाबा का देहांत हो गया। और उस समय आपको लगता, आज से मतलब अगर आप 80 साल पहले, 70 साल पहले की बात करें तो कल्पना कर सकते हैं कि उस समय किस तरह ज़मीनों का होता था। आप नहीं है कोई, आज दादी मेरी विधवा हो गई, लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। मेरे पिताजी संघर्षों में धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे अपनी खेती की ज़मीन वापस ली, खेती शुरू किए, छोटे मोटे रोजगार शुरू किए। कभी ज़िंदगी में बहुत अच्छे भी दौर आए, वो भी मेरी तरह भावुक थे। कहा जाता था राय साहब को अगर रो दो तो कुर्ता धोती भी खोल कर दे देंगे। ओके। वो भी नरम दिल के। वो भी जिंदगी भर बच्चियों की शादी कराते रहना, इलाज कराते रहना, आखिरी दिन तक वो करते रहे। वही खून मेरे पास भी है, मुझे भी किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। आप हंसेंगे, लोग पूछते हैं यार इतना आप करते हो। मैंने बताया कि मैं ज़िंदगी में यहाँ मुकाम पर हूँ, आज तक मैं सादा पान नहीं खाया। बेंगलोर जैसे शहर में रहकर दारू जहाँ कॉमन होता है, आज तक कभी मैंने कुछ, मैं एक लाइन में बोलता था, आई हैव नो गुड हैबिट। शराब, सिगरेट, दारू, यहाँ तक कि मैं व्यक्तिगत ज़िंदगी में आज तक अंडा भी नहीं खाया। तो मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी इतनी वो है, मैं बोलता अगर मैं शराब खाली पी रहा होता तो पता नहीं कितना करोड़ का पी गया होता अब तक। उसमें कितने बच्चों का इलाज है, कितने बच्चों की शादी है, कितनों की पढ़ाई हो जाएगी। तो आज भी मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं औरों की मदद कर सकूँ। लेकिन उसमें बहुत चीटिंग भी आजकल, मैंने ये कोरोना काल से शुरू हुआ, मेरे पास सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, एक्स पर इस पे यहाँ बीमार है, वहाँ बीमार है, सीरियस फोटो डाल देते हैं। कल मैंने आपका एक्स देखा। कल भी हुआ है ऐसे। कल मैंने आपका एक्स देखा, एक्स पे आपसे किसी ने मदद मांगी जी, आपने उसकी मदद करने की कोशिश की। जी। आपने आपकी पार्टी के एक नेता जो हैं अबू आसिम आज़मी,
उनको बताया कि इनकी मदद कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स का कुछ एक्सचेंज हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद आपने जांच की तो आपको पता चला कि सब सारी कहानी वो फेक ऐसे उसकी बातों से लगा। मैंने उन्होंने बोला कि तो पैसा मांग रहा है, तो मैंने बोला 1 मिनट ज़रा पता कर। मैंने उससे बोला कि अपना आधार कार्ड, और अगर कोई मर गया है, रो रहा था कि अगर कोई मर गया है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा, हॉस्पिटल का होगा, फोटो होगा, भेजो। और घोसी भी तुम कहाँ के हो, मेरा लोकसभा है ना, मैं वेरीफाई कर लूँ। तो बोला अभी मैं टिकट करा रहा हूँ। बाद में उल्टा सीधा मुझे लिखने लगा कि मेरी बेटी मर गई, आपने फिर उनसे पैसा मांगा। उन्होंने बोला कि राजीव राय जब तो कहेंगे नहीं दूंगा नहीं। मुझे शक हो गया। फिर मैंने एक पुलिस मित्र को बोला कि इसका डिटेल पता करो, तो पता चला कि वो तो आसाम का है। फिर मैंने उससे पूछा तो लगा माफ़ी मांगने। ऐसे ही पिछले समय किसी ने अस्पताल में एक आजकल बार कोड लोग डाल देते हैं मरीज का, मुझे क्या पता, ये कई बार हो चुका। तो मैं बार बार अपने साथियों से, एक नया फैशन बन गया, आपके माध्यम से नौजवानों से अपील करूंगा कि बड़ा आसान हो गया है कि सोशल मीडिया पर देखो और आप महान बनने के लिए राजीव राय जी का कृपया इनकी मदद करिए और क्रेडिट लेते हो। ये भी नहीं पूछ जानना चाहते हो कि वो आदमी सही है कि गलत है। तो क्या होता है कि अगर एक आदमी आप धोखा खा जाता है तो दूसरी बार 100 बार सोचना पड़ता है। तो मैं इसीलिए अपील भी करना चाहूँगा लोगों से कि एक तो मैं अंबानी अदानी नहीं हूँ कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन ना नहीं कर पाता हूँ। अगर कोई लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कोई है 25-50 हज़ार 1 लाख रुपया होता है, मैं कर देता हूँ। लेकिन अब सोचा अभी मेरे साथ तो इस तरह भी धोखे होते थे कि लोग आते थे, भैया बहुत सीरियस है, बहुत बीमार है, इसको 25,000 रुपये की ज़रूरत है, इसके बाद घर में कोई नहीं है, 25,000 रुपया दिया, बाद में पता चला 10,000 वही ले लिया। तो अब मैंने एक नया सिस्टम कुछ दिनों से बनाया कि आप बीमार हो ना, आपको अस्पताल, डॉक्टर और दवाई भी खरीद कर दूंगा, लेकिन कैश नहीं दूंगा। भाई बीमार हो तो दवाई से ठीक होगा ना, पैसे से ठीक होगा। खाने पीने का नहीं तो फल फूल के लिए दे दूंगा। लेकिन ये जिसको ना हो, ऐसे लोग आए जो मुझसे 1,000 रुपया ले जाते थे बीमार हैं, जब एक बार दवाई मंगा दिया तो 200-300 रुपये की दवाई हुई। मतलब आपके जज्बाती होने के गुण का दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग होता है, आज भी होता रहा है। तो मैं अपने पिता के ही जो संस्कार है, आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि एंड ऑफ द डे आप वही खाना खाओगे, वही रहोगे। ऊपर वाले ने जहाँ पहुँचा दिया, मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जब मैं 14 में चुनाव हार गया था तो उस समय लोग कहने लगे तो बंगलोर से आया है, पैसे वाला है, हारेगा चला जाएगा। सब ने सोचा कि कितना, भाई राजनीति है अपने पूर्वांचल की। जब मैं हार गया तो पार्टी हुई कि तो हार गया, खत्म, अब चलो दूसरा है। मैं हारने के बाद जीता हुआ सांसद नजर नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन वहाँ एक सभा करके मैंने कहा, आपको जिसको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेज दिया, मैं आपके दिल में रहने आया हूँ। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। और दिल में रहूँगा और मेरी अर्थी भी उठेगी तो यहीं से उठूँगा। ये तो ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उस समय ऐसे प्रत्याशियों पर जब चर्चा होती थी कि जो हारने के बाद भी क्षेत्र में काम करते रहे, तो आपका भी नाम आता था उसमें। तो मैं 10 साल तक लगातार वहाँ रहा। तो राजीव जी, धीरे धीरे आपका रोल समाजवादी पार्टी में काफ़ी बढ़ गया है, और इसलिए भी बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के बाद से, और 2027 भी है नज़दीक, एक फॉर्मूला दिया है PDA, और काफ़ी उसको लेकर के आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी काफ़ी उत्सुक हैं और काफ़ी सकारात्मक भी हैं। काम भी उनका, रिजल्ट भी उनको ठीक आया है। ऐसी परिस्थिति में हमने पिछले कुछ समय से ये देखा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक हमने देखा है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वहाँ केसी त्यागी एक समय में एक मजबूत नेता थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ और केंद्र में सरकार के साथ, ये भी एक प्रश्न है, चूँकि हर जाति अपने प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास करती है। भूमिहार राजनीति के प्रतिनिधित्व में कमी आई है। अगर हम देखें तो आप सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से सांसद है, सत्ता पक्ष सांसद तो आप हैं नहीं। लेकिन भूमिहार लगातार एक आवाज़ उठाते रहे हैं कि उनको केंद्र की सरकार में या राज्य की सरकार में, खासकर उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि भूमिहार समाज जो है वो राजनीतिक तौर पर काफ़ी सक्रिय रहा है, इसके बावजूद उनके प्रतिनिधित्व में वास्तव में कमी आई है, उनकी अनदेखी हो रही है? मुझे गर्व है कि भूमिहार समाज के राजनारायण जी थे, जो मेरे पिता के गुरु भी थे। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र राजनेता जो हिंदुस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वोट में भी हराया और कोर्ट में भी हराया। वोट में भी हराया और कोर्ट में भी हराया। और सब कुछ उन्होंने जनता के नाम दान कर दिया। इतने बड़े जिम्मेदार थे। हम लोग
खैर मैं बिरादरी में बहुत ज़्यादा यकीन रखता नहीं हूँ, लेकिन जो जानता हूँ, जो समझा हूँ संस्कार, भूमिहार से बड़ा कोई समाजवादी नहीं होता। तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, शाहजहान सरस्वती से लेके राजनारायण जी तक। हमारी बिरादरी में भी जो आप बोल रहे हैं वो लोगों के घर में बैठ गया। वोट के लिए तो भाजपा बेवकूफ़ बनाती है, वोट के लिए तो बनाती है, लेकिन सम्मान नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। किसको मुख्यमंत्री बनाना था, किसको बनाया, हर 3 किलोमीटर पर चेहरा बदल देते हैं निश्चित रूप से। और उदाहरण दूंगा, 24 में भी जब मेरे 22 में आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबियों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारे गए थे। वो शुरुआत मेरे यहाँ से हुई थी। पहला छापा मेरे यहाँ मऊ से लेकर बेंगलोर तक, मेरे घर तक, मेरे संस्थानों में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, और आज तक मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूँ। आज तक वो केस चल रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो मेरे कॉलेजों के खर्चे को लिख दिया गया कि चेयरमैन ने खर्चा किया है, उसका 1280G निकाल दिया गया, उस पर टैक्स लगा दिया गया, उस पर पेनल्टी लगा दिया गया, फिर उसी पैसे को मेरा इनकम दिखा दिया गया है, और फिर उस पर पेनल्टी लगी। अपने आप में अनोखा केस है, दुनिया में कहीं नहीं होगा। उसका जानते परिणाम क्या रहा? 24 सीटें हैं, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़। 24 में से 20 पर समाजवादी पार्टी जीती, 22 में 24 में से 20 पर जीती, और उन गांव में भी जीती जहां से गवर्नर साहब हैं, जहां से पीओ में से गए हुए बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उन गांव में भी जीती। तो ये जनता ने संदेश दे दिया। जनता को मेरे से उम्मीदें जुड़ी हुई है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि समाजवादी पार्टी, देखिए जो भी कुछ हूँ समाजवादी पार्टी की वजह से हूँ, भाजपा ने तो नहीं बनाया ना। नहीं, अभी आप समाजवादी पार्टी के भूमिहार कम्युनिटी से, हालांकि आप पार्टी पूरी किसी एक जाति की नहीं होती है, लेकिन आप भूमिहार कम्युनिटी के सबसे बड़े फेस हैं यूपी में। इसलिए भी इम्पोर्टेंट सवाल। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों ने अगर मेरे कहने पे, बलिया की सीट है, बलिया की सीट में जो सबसे बड़ा विधानसभा है प्रदेश में, जहाँ सबसे ज़्यादा भूमिहार है, मोहम्मदाबाद विधानसभा में 1.25 लाख भूमिहार है विधानसभा में। आदरणीय सनातन पांडे जी अगर बलिया जीते हैं तो सबसे ज़्यादा वोटों से भूमिहार इलाके से जीते हैं। घोष ही देने से अगर बलिया के लोग वोट देते हैं, आदरणीय धर्मेंद्र जी हमेशा बोलते हैं कि वो आजमगढ़ के भूमिहारों ने आपके टिकट मिलने पर हमको वोट दिया, तो ये लोगों का मेरे पर विश्वास होता है। तो 27 के चुनाव में आप देखेंगे कि भूमिहार, अगर मैं 100% नहीं कहूँ तो अकल्पनीय एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तथाकथित अपने को बड़े लोग समझते थे, जमींदार समझते थे, सबसे ज़्यादा बेरोजगार वही है। उन्हीं के बच्चे सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। देखिए, ये तो पूर्वांचल के आपका प्रभाव भी है, आप जानते भी हैं, लेकिन आप पश्चिम में गाजियाबाद, नोएडा, निश्चित रूप से मेरठ, अभी मैं मेरे अक्टूबर में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अक्टूबर में मेरे प्रोग्राम लग रहे हैं, सब जगह से बुलाया जा रहा है। सबकी उम्मीद हो गई तो ये है पॉलिसी, अंडर पॉलिसी जा रहा है समाजवादी पार्टी की कि वो आपको भूमिहार फेस के तौर पर पश्चिम में प्रोजेक्ट करेगी। समाजवादी पार्टी मेरे को, मतलब मैं खुद से भी करेगी, खुद से भी, भाई मेरी जिम्मेदारी है ना, पार्टी के लिए करेंगे। मेरी पार्टी जिम्मेदारी है। लोग आते हैं यहाँ, त्यागी जी लोग आते हैं, भैया हमको टाइम दीजिए। हमने कहा अभी पहले पार्लियामेंट चल रहा था, अभी बारिश हो रहा है, अक्टूबर से मैं आऊँगा, फिर जाऊँगा। तो संभवतः आप अखिलेश जैसे ये प्रयास भी करेंगे कि इस समाज के लोगों को उनकी तादाद के हिसाब से हिस्सेदारी भी दी जाए। हमारी तो पार्टी का सिद्धांत ही है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितनी बार हुए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारी पार्टी का सिद्धांत ही है, इसमें तो किसी को शक स्वभाव होना ही नहीं चाहिए। क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं, खेलते रहे। कॉलेज के दिनों में खेला मैंने। तो क्या करते थे, गेंदबाजी या बल्लेबाजी? नहीं, मैं बैटिंग ज़्यादा करता था, लेकिन बॉलिंग भी कर लेता था, लेकिन वो कॉलेज के दिनों के बाद ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं अगर सच्चाई बोलूँ बेबाकी से, उस समय परिवार की स्थिति खराब हो गई थी। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, मौत के मुंह में थे, तो जिम्मेदारी उस समय हमेशा लड़ता रहा हूँ। काफ़ी संघर्षशील अतीत रहा है जिंदगी मेरी। कभी अगर इतना से बैठूँ ना तो हमेशा मेरे दोस्त को बताइए, कुछ तो बता दीजिए। मैं बताया ना कि पिताजी का शुरुआत वहाँ से था। और 2000 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा, सागा ऑफ सक्सेस एंड सेक्रीफाइस फ्रॉम बलिया टू बेंगलोर। उन्होंने जर्नी लिखा, मेरा कोई गॉडफादर नहीं, कोई खानदान में फैमिली में सपोर्ट नहीं, 1 रुपये का आरोप। जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, सबको पता था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या मुख्यमंत्री जी
का कितना करीबी हूँ। मेरा उत्तर प्रदेश में मैंने कोई एक काम तक इसलिए नहीं किया कि कोई ये ना कह दे कि करीबी है मुख्यमंत्री जी के इसलिए ये कर रहे हैं। मेरा उत्तर प्रदेश में आज भी कोई रोजगार नहीं है, तो कोई दाग मेरे ऊपर नहीं रहा। ये कम नहीं है आज की राजनीति में। एक आदमी जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई आपराधिक मुकदमे ना हो, कोई सो कॉल्ड गुड हैबिट ना हो, जिसको मैंने बोला दारू शराब सिगरेट फलाना सलाना कुछ नहीं रहा हो। मैं अपने को काजल के कोठरी में बेदाग रखा हूँ। वही मेरी ताकत है, वही मेरा मनोबल है। कुछ लोग कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें जलन ज़्यादा दिखती है। जलन है और क्या है। वो तो इस देश ने गांधी राम को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको क्या छोड़ेंगे। और देखिएगा, समाज में अनावश्यक बकवास और आलोचना वही करता है, आपके ऊपर वही उंगली उठाता है जो अगर मौका मिल जाए तो अपने पड़ोसी का भी दरवाजा अपने घर में लगा ले। राजीव साहब, आपका बहुत बढ़िया संबंध मुलायम सिंह जी के साथ रहे और बहुत बढ़िया संबंध आपके अखिलेश जी के साथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब जानते हैं ये बात जी। दोनों की राजनीति को अगर हम परिभाषित करें तो आपको दोनों की राजनीति में अच्छी अच्छी चीज़ें क्या क्या दिखती हैं? दोनों के राजनीति देखिए, श्रद्धेय नेताजी के राजनीति का उसमें कुछ और राजनीति होती थी, वातावरण कुछ और था और संस्कार कुछ और थे। उस समय भाजपा में ये लोग नहीं थे। अगर भाजपा के खिलाफ लड़ते भी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और आज की भाजपा में आप फर्क तो जानते हैं। बहुत सारी समानताएं हैं और माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने समय के हिसाब से, तकनीकी के हिसाब से अपने को हमेशा अपडेट रखा है। जैसे उस समय नेताजी को लगता था कि अंग्रेजी नहीं, हिंदी में काम होना चाहिए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री बने तो पहले व्यक्ति जिन्होंने लैपटॉप दिया, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा सौभाग्य है कि दोनों जनरेशन का स्नेह मेरे ऊपर बना हुआ है और दोनों के साथ काम करके, चूँकि नेताजी से पिता स्वरूप मेरे थे और बहुत ही मतलब कई फोटो आप देखेंगे मेरे उसमें डाल रहे हैं, खाना डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ दूसरा, वो भाव दूसरा होता था। मुझे गर्व है कि मेरे नेता अखिलेश यादव हैं और हिंदुस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 27 में हो जाएंगे, 29 में हो जाएंगे, ये तो जनता और भविष्य छुपा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 5 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दिया था, कल्पना कर सकते हैं 2.5 साल में मेट्रो, 40 सड़कों को 4 लेन से जोड़ना, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, कामधेनु, IT सिटी, मैंने क्या नहीं किया उन्होंने। 5 साल तो उत्तर प्रदेश के लिए छोटा है ना। उत्तर प्रदेश में लोग जब गांव में बीमार पड़ जाते थे तो डॉक्टर को खोजने में अस्पताल जाते थे, मर जाते थे। एक नौजवान बनता है, मुख्यमंत्री कहता है मेरे माताओं बहनों, मैं जानता हूँ कि आपके घर वाले रोजी रोजगार के लिए बाहर गए हैं, रात को बीमार पड़ जाते हो तो उन घर वालों को, बाहर वालों को चिंता होती है कि घर में माँ जी बाबू जी बीमार हैं, कोई देखेगा नहीं देखेगा, चिंता मत करना, मैं 108 दे रहा हूँ, पड़ोसी आए ना आए एक फ़ोन कर देना, अखिलेश यादव समाजवादियों की एम्बुलेंस जाकर दरवाजे पर इलाज करके घर पर छोड़ जाएगी। हर घर में लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता अगर गिनाने शुरू हो जाओ तो जाओ। ऐसा देता अगर देश का जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया तो उसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तस्वीर नहीं आएगी कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ आसपास, वो तस्वीर भी नहीं आएगी कि आपको अलग थलग कर दिया गया है। देश का भविष्य होगा, इसलिए मुझे गर्व है कि मेरे नेता अखिलेश यादव है। ऑपरेशन सिंदूर की बात आपने करी थी, आप भी डेलीगेशन में गए थे जी। और आप इसलिए आपका नाम थोड़ा ज़्यादा हुआ क्योंकि आप जहाँ जहाँ भी गए आपने पाकिस्तान की पूरी कुंडली गिना दी। आप 1947 से शुरू करते थे और जितनी उनकी हमारे देश के खिलाफ साजिशें हैं, आतंकी साजिशें हैं, उन सबका विस्तार से लोगों को आउट ऑफ इंडिया, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को आप समझाते थे, उनके प्रतिनिधि को आप समझाते थे। तो मेरा सवाल ये है कि एक्सपोज जब आपने किया पाकिस्तान को, तो वो जो लोग थे जिन देशों में आप गए, क्या वो पहले से ही बात जानते थे या आपके बताने बहुत सारे मैंने जब देखो क्या होता है ना, वो भी इस जनरेशन के नेता हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, देश राष्ट्र सर्वोपरि है, हर जगह जाए तो एक सवाल से वी कंडेम दिस टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, बट कोई ना पाकिस्तान का नाम लेता था, पाकिस्तान ने किया है, आप नेम करो ना उसको। इजराइल को अधिकार है ईरान में हमला कर देने के लिए, यमन में हमला कर देने के लिए, अमेरिका अफगानिस्तान में हमला कर सकता है क्योंकि उसके पास आतंकवादी हो गया,
लेकिन भारत और पाकिस्तान में हो तो ये आपका इंटरनल मामला है। मैंने 2-3 सवाल बड़े कड़े उनसे पूछ दिए। You should talk to the Pakistan, both of you should sit together and talk. No, fine, anybody will say that you should talk to the Pakistan and we are ready to talk to the Pakistan. But let us know with whom should we talk? किससे बात करें भाई? फिर मैं उनको हिस्ट्री बताता कि 47-48 में जब देश का बंटवारा हुआ तो इनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ से जो लोग गए, जो आज भी मुहाजिर कहे जाते हैं, उनको रिहेबिलेट करते, तो उन्होंने कश्मीर में हमला कर दिया। इधर भी मरे, उधर भी मरे। और मरने वाले ये इस्लाम के नाम पर देश पैदा हुआ। मरने वाले दोनों तरफ के मुसलमान ही थे। लगातार छिटपुट करते रहे। ऑपरेशन जिब्राल्टर से लेके 65 में उनको लगा कि 62 में इंडिया कमजोर हो गया, हमला किया, फिर मारे गए। दुनिया के इतिहास में मैंने उनसे पूछा, दुनिया के इतिहास में एक देश का नाम बताइए जहाँ देश की आर्मी ने अपने लोगों को मैसेकर किया हो, रेप किया हो, बर्बाद किया हो 30 लाख से ज़्यादा लोगों का। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान ने किया 1917। फिर यूएसएसआर रसिया से बोला व्हेन यू वेंट टू द अफगानिस्तान दे अलाइंड विद अमेरिका, और वहाँ तालिबानियों के साथ खड़े हो गए। तो तालिबानी मारे गए चाहे अफगानी मारे गए। और फिर जब आप चले आए और अमेरिका पर हमला हुआ तो अमेरिका के साथ खड़ा होकर तालिबानियों को मारते हैं, आतंकवादियों से। मैं और अगर आप बोल रहे हैं इफ़ यू वांट टू टॉक टू इंडिया, यू नो, मैं ये नहीं कहूँगा हमारी पार्टी की, बट एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, डेमोक्रेसी है, आप वहाँ इंडिया में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम बात करें तो किसको करें, क्योंकि वहाँ तो पपेट गवर्नमेंट है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है आर्मी का पपेट होता है। और अगर यकीन नहीं है तो जुल्फिकार अली भुट्टो को पता कर लीजिए कैसे मरे थे। और बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ तो पिछला प्रधानमंत्री जो बैठे हैं, इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री इमरान खान कहाँ हैं वो पता कर लीजिए। और हारी हुई सेना, सब फील्ड मार्शल हाईएस्ट डेकोरेशन है, क्या कर लिया कि वो उसको फील्ड मार्शल दे दिए। अमेरिका की सिटीजन दी थी फैमिली को। प्राइम मिनिस्टर घर में बैठता है, वो ट्रंप के साथ लंच करता है। तो मैंने बोला आतंकवादियों का वहाँ जो आतंकवादियों का सरगना है वो आर्मी है, सबसे बड़ा टेररिस्ट वहाँ का आर्मी चीफ है। तो with whom now let us know with whom should we talk? Will you take the guarantee? What if you talk to the prime minister? जवाब ही नहीं था उनका, उनके पास कोई जवाब नहीं। तब बोलते नो यू आर राइट, यू आर राइट। किन किन देश में आपने विजिट की थी? मैं रसिया, ग्रीस, स्पेन, लाटविया और स्लोवेनिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हर देश में अपनी बातों से, और मैंने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हर जगह रखा। एक देश में अचानक एक जर्नलिस्ट बोलती है माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर राय। मैंने कहा क्यों मुझे सिंगल आउट कर रही है वो? क्योंकि कॉमन क्वेश्चन होता था, हम लोग अपने उसके हिसाब से जवाब देते थे। उसने बोला माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर राय। मैंने पूछा तो उसने बोला कि कास्ट सेंसस पर पूछ दिया। तो वो इंडिया पर इतना रिसर्च किया हो कि कास्ट सेंसस का इशू चल रहा है, गवर्नमेंट पहले खिलाफ थी और आप लोग हमेशा मांग करते रहे। अब आप ये नहीं समझते हैं कि अगर हो गया होता समथिंग लाइक दैट। इमीडिएटली मेरा रिस्पॉन्स था दिस इज आवर इंटरनल मैटर एंड वी आर कैपेबल ऑफ सॉर्टिंग इट आउट। हाउएवर नाउ गवर्नमेंट इज आल्सो ऑन द सेम पेज, सो वी आर नॉट हियर टू डिस्कस। उस देश के हमारे एम्बेसडर ने, स्लोवेनिया के एम्बेसडर ने 20 बार मेरे को आकर बोला सर आई सैल्यूट टू यू। तो वो सवाल हुआ, हमें लगा कि आप पॉलिटिकल लाइन पर कुछ बोल देंगे तो कठिन सवाल था, मुझे लगता है कि वो वहाँ पूछा जाना। उन्होंने यही सोचा था कि फिर वो होगा कि, और हर जगह लोग बोलते हैं कि कभी हम तो अपनी कल्पना नहीं कर सकते कि ऑल पार्टी, सारे अपोजिशन और गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी साथ में आई है और सब बढ़ से चढ़ के देश की बात कर रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव था और ये देश हमेशा जो है मैं ये कह रहा हूँ सर कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब मैं एक चैनल पे बैठा, अब कैसे इनके सवाल फ्रेम होते हैं। तो जब मैं बताया कि मैं तो बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहूँगा, नहीं कहा मैंने, तो आप लोग गए तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी क्राइसिस होगी तो 4-5 सांसदों को चुनकर 4-5 घंटे के लिए किसी देश में भेज दो और समस्या ख़त्म हो जाएगी, तो विदेश मंत्रालय को ख़त्म कर दो, विदेश मंत्री को हटा दो, एम्बेसीज बंद कर दो। ये तो रेगुलर प्रोसेस है सर। हाँ ठीक है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि द फॉरेन मिनिस्टर शुड ऑलवेज बी अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। रीज़न क्या है?
अगर ब्यूरोक्रेट चला है, मान अभी वर्तमान में जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर एक IFS अफसर उसको लीड कर रहा है तो फॉरेन सेक्रेटरी भी हमारा IFS है, सैकड़ों सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी उसमें IFS है, ठीक है, हर देश में IFS है। तो फिर फर्क क्या होता है? जो ये करेंगे विदेश मंत्री भी कर लेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप रहता तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की रूलिंग होती, उससे उसका टाइप होता, अंडरस्टैंडिंग बेटर रहता। हम जिस देश में भी गए वहाँ बोला गया कि पहले पार्लियामेंट्री पार्टी के डेलीगेशन आते थे जिसको बंद कर दिया गया। तो ये तो इंस्टीट्यूट बनना चाहिए ना सरकार को। नहीं, ये परिस्थिति तो अब तो उस समय जब ये हुआ था और आप लोग गए थे तो उस समय आम लोगों की ज़बान में यही तो था कि इन्हीं को विदेश, ये अगर यही लोग जा रहे हैं, इन्हीं लोगों को विदेश मंत्रालय का काम ये कर रहे हैं, ये तो इन्हीं को विदेश मंत्रालय चलाने दिया जाता। तो वो फेलियर तो था, वो फेलियर तो था। वो अब मैं वहाँ से आया तो एक दिन पता चला माननीय प्रधानमंत्री जी ने IT पर बुलाया है। हाँ, आपको भी बुलाया था। मैंने गया, आपकी एक तस्वीर भी देखी थी मैंने आपकी एक। मैं गया। हाँ। तो मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम मिलेगा। मेरी मोदी जी से कभी कोई मुलाकात भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मुझे लगा कि बैठेंगे और फिर वो सवाल जवाब फीडबैक लेंगे। तो और ये नहीं पता था कितना टाइम लगे। तो बीइंग एन एकेडमिशियन मैं एक रिपोर्ट तैयार करके ले गया था कि उनका जो डे अफसर वगैरह होगा उसको पकड़ा दूंगा। बिल्कुल। वहाँ गया तो कोई नहीं था, वहाँ बैठने का कोई नहीं था। चलो लॉन में चलो, हाई टी था जिससे होता है एक फॉर्मल गेट टुगेदर, ऊंची वाली टेबल थे, लोग खड़े थे। अचानक थोड़ी देर बाद होता प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं जहाँ खड़ा था वहीं आकर पीछे उनको खड़ा होना था। तो हमसे कहा गया कि यहाँ तो वो खड़े होंगे, आप पीछे खड़ा हो जाइए। मैं पीछे खड़ा हो गया। फोटो सेशन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री सबसे मिलने लगे। चूँकि मैं देश के लिए गया था, मैं हाँ ठीक है खड़ा रहा, हमारी जान पहचान नहीं थी। हम खड़ा रहा, हम सोचा कि हो जाएगा, चले जाएंगे। अचानक बोलते हैं, बोलते राजीव कैसे हो? तो नाम से बोले तो भाई प्रधानमंत्री। मैं गया, फिर थोड़ी बहुत बात हुई। फिर मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक दुस्साहस किया हूँ। बोले क्या? ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ लोग नहीं बताए। हाँ ठीक है, मैं लिख कर लाया हूँ। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो देश के लिए ठीक नहीं, लेकिन मैं नहीं मीडिया पर बोल सकता अपोजिशन का होते हुए भी, क्योंकि एक लाइन में पकड़कर पाकिस्तान दुष्प्रचार करना शुरू करेगा। तो हमें तो ये सिखाया गया कि राष्ट्र सर्वोपरि है। तो फिर बताओ, हमने कहा तो इसलिए मैं एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ, अगर आपको अनुमति है तो मैं आपको देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नहीं, बहुत अच्छा किया, ले लो। तुरंत हाथ में ले लिए। बोले बहुत अच्छा किया। मैंने तो वही किया जो हमें नेताजी ने सिखाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है। मुझे क्रेडिट अपने नेता को ही देना था और हमारे संस्कार में। तो मैं वो रिपोर्ट देकर आया। मुझे नहीं पता उस रिपोर्ट पर क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने दिल का बोझ जहाँ भी गया हर देश में ईमानदारी से राष्ट्रवाद काम पूरा और जो समझ में आया, बिना देश के सम्मान के साथ समझौता किए, बिना दुश्मन देशों को मौका दिए, अपनी बात विदेश मंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी और लोकसभा स्पीकर को भी, तीनों को लिखित रूप से दे दिया। प्रतिनिधिमंडल तो कई दर्जनों सांसद का गया था, लेकिन 3 लोगों का नाम जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा। एक शशि थरूर, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक आप। समाजवादी पार्टी के लिए तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी वैसे ये भी। कम से कम ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग प्रचारित करते रहे कि समाजवादी पार्टी जो है वो गाँव की पार्टी है, गाँव की पार्टी है, ग्रामीण अंचल की। कुछ लोग तो कहते थे गुंडों की पार्टी मीडिया करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में उनका एक सांसद इंडिया से बाहर जा करके, और जिनका अतीत इस प्रकार का हो कि देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रक्षा मंत्री उस पार्टी ने दिया हो, तो उनका एक सांसद वहाँ जा करके, वैसे मेरी शुभकामनाएं हैं यही पॉडकास्ट पे कि भविष्य में जब अखिलेश यादव जो हैं वो प्रधानमंत्री बने तो वो अपना विदेश मंत्री आपको बनाए। खैर भविष्य घर में मेरा नेता बोलेगा कि ऑफिस में बाबू के काम करो तो वो भी करूँगा। नहीं, मैं इसलिए ये बात कही कि सकारात्मकता और तो सभी चीज़ में होनी चाहिए। जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं बस अपने नेता के साथ खुश हूँ। और मेरा सपना है कि समाजवादी की सरकार बने और लाल किले से एक बार समाजवादी तिरंगा फहराए। आपने बहुत सारे नेताओं के लिए काम किया, साथ काम किया, बड़े बड़े नेताओं के लिए। ये पूछना कि आपका आदर्श कौन है, थोड़ा सा बहुत हर नेता से मैंने सीखा है। हाँ, और सबका बहुत सम्मान है मेरे लिए। गुड। तो थोड़ा हम अलग लाइट बात करेंगे।
आपका मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट है? अब मूवीज जो फ्लाइट में टाइम नहीं करता है ना, हाँ, तो ठीक है। सच कहूँ तो डाउनलोड कर देते हैं। आप हाँ, वो फ्लाइट में ही देख पाते हैं। हाँ, अच्छा लगता है, किसको नौजवानी में मूवी अच्छा नहीं लगेगा। जया प्रदा यहाँ आई, मैंने कहा कि आपने मेरे पास पैसे बहुत बर्बाद किए। बोले क्या? मैंने कहा हमें क्या पता, आपका और जितेंद्र का मूवी देखने के लिए हम ब्लैक में टिकट खरीद के जाते थे। मुझे पता था कि आप हमारे साथ हमारे इतने हो जाएंगे, हमारे रिश्ते उस समय से अच्छे रहे हैं, हम्म, तो उतना पैसा बर्बाद नहीं किया होता। लेकिन अब तो मौका ही नहीं मिलता है, परिवार के लोग भी नाराज़ रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैं 1 साल में हार्डली 1 महीना भी अपने परिवार के साथ नहीं रहा हूँ। अभी मैं पार्लियामेंट ख़त्म हुआ, हाँ, उसके बाद पार्लियामेंट से पहले से इधर हूँ। पार्लियामेंट ख़त्म हुआ तो 22 तारीख को, 21 को ख़त्म हुआ, 22 को हमारा डेलीगेशन गया चेन्नई कमेटी के साथ। तो मैं सोचा 23 को चेन्नई जा रहा हूँ, 24 को जाकर 5-7 दिन रहकर घर आऊँगा। 24 की रात को पहुंचा तो फ़ोन आया कि 26 तारीख को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार लखनऊ में आ रहे हैं। तो मैं 25 को ही 24 घंटा के अंदर वापस आ गया, और तब से फिर अभी इधर ही हूँ। तो आपके 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे जी, क्या कर रहे हैं बच्चे? दोनों पढ़ रहे हैं। बड़ा वाला अंडर ग्रेजुएशन में है, छोटा वाला भी 11th में है। दोनों बेटे हैं? जी, दोनों बेटे हैं। गुड। आजकल आपने तो आपसे आउट ऑफ इंडिया भी ये सवाल हो गया, लेकिन काफ़ी इसका महत्व भी है और इसी से वो जुड़ता भी है। आजकल इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं, हमने बिहार में देख रहे हैं, चूँकि इस समय चुनाव भी है, बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ, बिहार में जो होने जा रहा है, या उत्तर प्रदेश में 2027 में उसके होने की संभावना है। तो वोट चोरी को लेकर के जो अपोजिशन के लोगों ने एक टेम्पो बनाया है, मोमेंटम टाइप बनाया है, राहुल गांधी जिसको लेकर गए, वो प्रेजेंटेशन में आप थे तब राहुल गांधी? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन देखा। हाँ, ठीक है, वो तो देखा। कांग्रेस के उसके साथ थे। हाँ, ठीक है। तो ये वोट चोरी वाला जो इशू है, तो आपने भी चुनाव लड़ा, जीता भी, चुनाव से पहले लड़ा, हार भी गए, देयर इज़ नो इशू। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉल्टी है, गड़बड़ियाँ हुई हैं? आपका क्या इसमें न सिर्फ व्यू है? पार्टी और गड़बड़िया है, हाँ, निहायत ही बेशर्म भी है। मुझे कहने में थोड़ा सा, और जब कहता हूँ बेशर्म है, तो आपने मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए। आपको पता है 2022 में ये हम लोगों ने जब ये सवाल उठाया था, सबसे पहले सवाल उठाया था, तो हमको नोटिस इशू कर दिया गया चुनाव में कि एफिडेविट पर दीजिए। हमने 18,000, अभी करते तो जाने कितने आते, 18,000 एफिडेविट पर कंप्लेंट दिया, बूथ के साथ और वो नाम के साथ और गांव के साथ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये मामला प्रकरण हुआ तो बोले कि एफिडेविट पर दीजिए राहुल गांधी को, तो हमने उनसे याद दिलाया कि हम तो पहले ही एफिडेविट पर दिए हुए हैं। मैं स्वयं अपने सहयोगी सांसदों के साथ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 दिन पहले ही जब मामला चल रहा था, तो उस पुराने एफिडेविट की कॉपी भी पत्रकार साथियों को दिया था। आप आपके साथी होंगे, पहले में पूछिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी साथी, पत्रकार साथी ने, हालांकि आजकल बड़े कम ऐसे साथी होते हैं जो सवाल पूछ सके, सवाल लिख के दिया हुआ पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, पूछने वाले कम होते हैं, तो उन्होंने बोला समाजवादी पार्टी ने कोई एफिडेविट ही नहीं दिया था। हमने 24 घंटे के अंदर सारे डिजिटल प्रूफ डाल दिए। फिर वो 4 दिन 5 दिन बाद वहाँ के डीएम ने रिप्लाई किया, वहाँ का डीएम ने रिप्लाई, 16 फर्जी रिप्लाई दे दिया 18,000 में। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी, जब हमने कोई एफिडेविट दिया ही नहीं था, तो आपकी डीएम तथा जिसको 14-16 आपने बड़ी मुश्किल से 18,000 में दिलवाए, वो कहाँ से लेकर आए हो? इतना बड़ा झूठ आप सोच सकते हैं? उनकी भाषा सुने आप। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला कि आधार कार्ड को मानेंगे। आप एक घर में 80-80 लोग, 200-200 लोग रहें और आप बोल देंगे आपकी जिम्मेवारी नहीं है, तो इसमें कोई शक है? वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है उसमें देने वाले में ही था। ओके, आप इस नारे के जनक हैं? मैं पार्लियामेंट में जब नारा लोग लगाते थे, तो मैं कहता था कि हमेशा नारा वो होना चाहिए जो आम जनमानस को जनमानस के चढ़ जाए। तो मैं अपने नेताओं, कई नेताओं से बात किया कि नारा लगाने, लोगों को अच्छा लगने लगा। आप उज्जवल रमन जी से पूछिएगा, उनके पास मैं गया, मैं बोला कांग्रेस के साथियों से कहो कि नारा लगाए, अभी चल गया देश में, नारा चल गया देश में। तो वो अब मुझे लगता है वो छोटा है, तो वो डकैत है, तो डकैत है। वो
अखिलेश जी ने कहा भी हाँ। कि वोट चोरी जो है वो कम साउंड करता है या वोट डकैती इतिहास इस चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में बैठे पिछले 2-3 बार से जो अधिकारी बैठे इनको कभी माफ नहीं करेगा। और अगर ईमानदारी से अभी कभी दिल पे हाथ रखकर सोना चाहें तो सो नहीं पाएंगे, लेकिन ईमानदारी इनकी गिरवी रख दी गई है। इसके लिए चुनाव आयोग मेरे पर मुकदमा करना चाहे कर दे। नहीं, अभी आप लोग अपोजिशन के लोग हो और 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी तो बिहार का चुनाव अभी महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और अभी वहाँ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और किस प्रकार की सरकार है ये कहने की आवश्यकता जो है आपको नहीं है। तो मैं ये जानना जरूर चाहूँगा आपसे कि अभी बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर BLOs अधिकारी, जैसे हमने बाई इलेक्शन में देखा मीरापुर का, तो अखिलेश यादव जी अक्सर पोस्टर दिखाते हैं कि वहाँ बंदूक दिखा करके एक दरोगा ने वोट डालने से वोटर्स को भगा दिया। तो एक तो वो चर्चा करते हैं, दूसरा बैरिकेडिंग की बातचीत करते हैं, यानी एक तरह के वोटर्स के लिए तो कॉरिडोर बना था और एक तरह के वोटर्स के लिए बैरिकेड बना था। और आप भी घोषी से जहाँ से जीत गए, मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहता और वोटिंग जो है वो कुछ समाजवादी पार्टी के प्रभावित क्षेत्रों में स्लो ना की गई होती तो आपकी वोटों की जीत की संख्या मार्जिन बहुत बढ़ जाता। वही नहीं हुआ हमारे साथ। हमारे साथ 2 चीज़ हुआ। हाँ एक, जहाँ अब जैसे एक मोहल्ला है, हाँ 100% माइनॉरिटी के वोट है, वहाँ रोक दिया गया, खाली 44% वोटिंग हुई। रसड़ा जहाँ की मैं बात कर रहा था, मऊ के में 4 विधानसभा, एक रसड़ा का है। मऊ के 4 विधानसभा में 6 बजे तक कंप्लीट हो गया। रसड़ा का रिपोर्टिंग, क्योंकि उसकी काउंटिंग बलियाँ और एक भी मैं चुनाव आयोग से पूछूंगा, अगर एक लोकसभा में 3 जिलों की विधानसभा है तो उसकी काउंटिंग 3 जगह हो, ये क्या मतलब हुआ? एक लोकसभा का गिनती एक जगह होना चाहिए तो सारे लोग एक जगह रहेंगे, वहाँ से आ ही नहीं रहा है। हम तो कंप्लीट कर रहे बैठे हैं, रसड़ा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा लीड हो गया था, यहाँ कुछ कर नहीं सकते थे। जब बहुत देर हो गया तो कहने लगे कि वो थोड़ा सा, जब हम लोग जनता आक्रोशित होने लगी तो बोले कि वो ना वहाँ आपका वोट उनको, उनका वोट आप पर चढ़ गया था, क्योंकि जनता पकड़ने लगी थी। अब बताइए, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा वोट आप पर, आपका वोट मेरे पर चढ़ जाए? चुनाव आयोग से बात हो रही है, उसको एडिटिंग कर रहे हैं। फिर बोले कि कुछ EVM मशीनें खुल नहीं रही हैं, काम नहीं कर रही है। रात को 9 बज गया, तब हमारे एक रिटायर्ड बहुत वरिष्ठ IAS अफसर का फ़ोन आया, राजीव जी, आपकी मार्जिन इतनी हो गई है कि सैकड़ों मशीनें अगर नहीं हो तब भी जीत का हार का फासला बदल नहीं सकता। आप उनसे बोलिए कि सर्टिफिकेट दो, उन पर भरोसा मत करिए। तब हम जाकर दबाव डाले तो हमें सर्टिफिकेट मिला। आपको और एक आपके के पड़ोसी हैं सनातन पांडे, सातल मैंने सलेमपुर से 3-4 साढ़े 3 को तो हरा दिया था। वो तो जाकर दबाव डाला तो फिर हुआ। कई जगह ऐसे हुआ, कई जगह हुआ। तो अभी अभी भी गाँव का तो आप जानते ही हैं, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में नवल, कई जगह हुआ था। मेरठ, अलीगढ़ 7-8 जगह हुआ। मेरठ में तो प्रत्याशी छोड़ के चले गए थे, बॉम्बे काउंटिंग के बाद चले गए थे ना, वहाँ से नेताओं के ऊपर आरोप लगा के फिर बुला के भेजा गया। नहीं तो अयोध्या बिहार होते, भगवान राम बिहार होते तथाकथित। ये सरकार कुछ भी करेगी और हमारे लोग तैनात हैं, बावजूद इसके देख रहे हैं, नाम सरनेम देखकर BLO लगाए जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ रसड़ा में एक यादव BLO था, उसको हटाकर दूसरा BLO लाया गया। ये इन अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि उतना ही पाप करो कि आप झेल पाओ। अगर पाप करोगे सत्ता बदलेगी तो आप सोचना कि न्याय होगा, न्याय होगा तो आप किस कटघरे में खड़े रहोगे। नहीं, आप समझ तो रहे हैं, लेकिन या तो आपके पास इतने एसेट्स नहीं हैं, लेकिन रोकथाम के उपाय जो हैं उतने प्रभावी नहीं हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हमें नहीं, मैं समझ, अगर हम सोच लेंगे हम सब उपाय कर लिए तो हम शिथिल पड़ जाएंगे। जिस पार्टी से लड़ रहे हैं आखिरी पल तक, सर्टिफिकेट मिलने तक उससे आपको लड़ना है। नहीं, आप लोग तो वोट डालने के बाद भी लाठी लेकर के EVM के बाहर करेंगे, इस बार भी बैठ जाते हैं, आप लोग रखवाल तक करते हैं। इस बार भी करेंगे। नहीं किए होते तो अभी क्या होता। राजीव राय साहब से हमने बहुत डिटेल्स में बातचीत की और वो एक पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ हैं, एक ऐसे पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2 विषय में PhD की है और पूर्वांचल के नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का जो थिंक टैंक है उसमें ये प्रमुख राजनेताओं में आते हैं। पार्टी का जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो थ्योरी ये है कि इनको वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अपने भूमिहार चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है।
बातचीत करके इनके एक बहुआयामी व्यक्तित्व को जानने का मौका मिला और बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।